हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्राथमिक समूह क्या होते हैं इसके विषय में बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने समूह की डेफिनेशन, समूह क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स अर्थात समूहों का वर्गीकरण डिटेल में आपको कई राइटरों का समझाया था। तो इसमें जो है चार्ल्स कूले जो है मुख्य राइटर हैं और इनका जो है इन्होंने दो भेद बताए थे समूह के वर्गीकरण के। एक बताया था प्राथमिक समूह और सेकेंड आपको बताया था द्वितीयक समूह। तो आज हम बात करते हैं प्राथमिक समूह की। तो प्राथमिक समूह जो चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह को तीन भागों में बांटा था। कौन कौन से? तीन चीज़ें प्राथमिक समूह के उदाहरण में उन्होंने दी थी। पहला परिवार, सेकेंड पड़ोस और थर्ड आपको बताया था क्रीड़ा समूह। तो जो प्राथमिक समूह के अंतर्गत इन्होंने तीन एग्जाम्पल दिए थे। तो आज मैं किसको बताने जा रहा हूँ? प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह जो है चार्ल्स कूले ने सन 1909 में अपनी एक जो पुस्तक लिखी थी सामाजिक संगठन, तो सर्वप्रथम उन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा को उसी में जिक्र किया था। तो प्राथमिक समूह ऐसा एक समूह होता है जिसमें क्या होता है कि जब बालक सबसे पहले जन्म लेता है तो कहाँ लेता है? परिवार में लेता है। और परिवार में जन्म लेने के बाद जो प्रथम पाठशाला उसकी परिवार ही होती है, इसीलिए प्रथम कहाँ पर उसने जन्म लिया? परिवार में लिया। तो परिवार उसकी प्रथम पाठशाला हुई और प्राथमिक समूह भी उसका परिवार ही माना गया। चूँकि परिवार में ही प्रेम, सहानुभूति, दया, सहयोग आदि की भावनाओं का जो है जन्म होता है, वहीं से प्रेम और सहानुभूति आदि, सहयोग आदि की भावना जन्म लेती हैं। तो ये जो भावनाएं हैं वो आगे चलकर सामाजिकरण की प्रक्रिया में भी बदल जाती है। तो सामाजिकरण में जो योगदान है उसमें भी वो प्रथम है। तो इसीलिए प्राथमिक समूह कहा गया है। चूँकि सबसे पहले जन्म लेना परिवार में, वो भी प्रथम। सामाजिकरण की प्रक्रिया कहाँ से हुई? परिवार से ही उसने सीखा, वो भी प्रथम। और प्रेम, सहयोग और सहानुभूति आदि की भावना भी उसको परिवार से ही सर्वप्रथम मिली। तो प्राथमिक इसीलिए इसको कहा गया। आप देखते हैं चूँकि परिवार जो एक ऐसा वो होता है, परिवार एक ऐसा समूह होता है। क्या होता है? समूह होता है जिसमें बालक का जन्म हुआ। उसमें क्या हुआ? सबसे पहले उसके आमने सामने के संबंध रहे, आमने सामने घर के मेंबरों से संबंध रहे और उसके बाद पास पड़ोस से संबंध रहे। उसके बाद वो क्रीड़ा स्थल पे गया तो वहाँ पर सहयोग रहे। तो सामाजिकरण की भावना जो उसको यहीं से मिली सर्वप्रथम, इस ये छोटे से समूह से। परिवार कैसा है? एक छोटा सा समूह है। यदि यहाँ से बालक जो है प्रेम, सहानुभूति, सहयोग ये ना सीखे तो आगे चलकर जो संगठन में सहयोग देते हैं तो वो भावना व्यक्ति के अंदर जागृत ही नहीं हो सकती। तो परिवार ही बालक की पहला समूह है, प्रथम पाठशाला है और प्राथमिक जो ज्ञान है उसका वो वहीं से वो प्राप्त करता है। परिवार में जब बालक जन्म लेता है तो चूँकि परिवार के लोग निस्वार्थ भाव से ना, उनकी कोई शर्त नहीं होती है, उनका कोई भी क्या होता है स्वार्थ नहीं होता है। वो निस्वार्थ भाव से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और एक दूसरे के आपसी जो है दुख सुख में है ना बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। एक दूसरे के दुख सुख को अपना दुख सुख समझते हैं और उनके अंदर किसकी भावना आ जाती है? हम की भावना। कोई व्यक्तिगत अपने आप को नहीं समझता है। जो छोटा सा एक समूह होता है उसमें हम की भावना जागृत हो जाती है और हम की भावना जागृत होने के कारण ही उनके अंदर निस्वार्थ भाव से आपस में सहयोग और संबंध, सहानुभूति, प्रेम है ना आदि की भावनाएं जो है जन्म लेती हैं। तो ये रहा आपका प्राथमिक समूह या प्राइमरी ग्रुप, ये इसका मीनिंग है। इसके बाद प्राथमिक समूह की परिभाषा जो है चार्ल्स कूले ने अपने अकॉर्डिंग दी है
चार्ल्स फूले के शब्दों में प्राथमिक समूहों से मेरा तात्पर्य उन समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने का घनिष्ठ संबंध। मैंने बताया कि चूंकि परिवार है तो बहुत ही नज़दीकी संबंध होते हैं, डेली का उनका मिलना जुलना होता है और आमने सामने का घनिष्ठ संबंध बन जाता है। और सहयोग है, आपस में एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। इस प्रकार के समूह अनेक अर्थों में प्राथमिक होते हैं। इनको प्राथमिक इसीलिए कहा गया क्योंकि प्रथम जो है इनका ही सहयोग होता है, परिवार वालों का ही सहयोग होता है, और वह भी मुख्यतः इस अर्थ में कि व्यक्ति के सामाजिक स्वभाव व आदर्शों के निर्माण में वे मूलभूत होते हैं। अर्थात जहाँ से व्यक्ति के अंदर नैतिकता का जन्म लेता है, जहाँ से व्यक्ति आदर्शों पर चलना सीखता है, जहाँ से व्यक्ति के अंदर सहयोग की भावना होती है ना, सहानुभूति की भावना होती है, प्रेम की भावना जहाँ से जन्म लेती है, तो यहाँ से ही इसका निर्माण होता है, मूलभूत होते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप में इन घनिष्ठ संबंधों का परिणाम सभी व्यक्तियों का एक सामान्य संपूर्णता में इस प्रकार मिल जाना है कि अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक ही व्यक्ति के विचार और उद्देश्य संपूर्ण समूह का सामान्य जीवन और उद्देश्य बन जाते हैं। तो इससे इनका मतलब क्या है, तो मनोवैज्ञानिक तरीके से अर्थात उनका मानसिक ये जो फीलिंग बन जाती है कि एक व्यक्ति ने जो एक व्यक्ति जिस चीज़ पर एग्री हो गया तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग एग्री हों। अर्थात एक व्यक्ति जो उनका मुख्य होता है उसने यदि किसी बात पर सहमत प्रकट कर दी तो सभी लोगों की सहमति उस पर ही होती है, तो ये उनकी मानसिकता बन जाती है। संपूर्ण समूह का सामान्य जीवन और उद्देश्य बन जाते हैं। इस संपूर्णता की अभिव्यक्ति करने के लिए संभवतः सबसे सरल ढंग यह है कि इसे हम शब्द का संबोधित किया जाए। आपको मैंने बताया वहाँ पर मैं नहीं रहता है, मैं समाप्त हो जाता है, हम की भावना जागृत हो जाती है और वो सब हम हो जाते हैं। शब्द संबोधित किया जाए। इस संपूर्णता में इस प्रकार की सहानुभूति व पारस्परिक एकता की भावना पाई जाती है जिनके लिए हम एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति हैं। अर्थात आपस में इतना सहानुभूति, प्रेम और सहयोग की भावना, पारस्परिक एक रूपता की भावना जो है जागृत हो जाती है और ये जो है स्वाभाविक रूप से होती है। इसमें जो है कोई भी स्वार्थ निहित नहीं रहता है, इसमें स्वार्थ की भावना बिल्कुल भी नहीं रहती है। जो भी है वो सहयोग और प्रेम की भावना के कारण ही होता है। तो ये जो है चार्ल्स फूले जी की परिभाषा थी, इन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से आपको समझाया है, शायद आप समझ भी गए होंगे। इसके बाद प्राथमिक समूहों की भौतिक विशेषताएं या वह विशेषताएं भी इनको हम कह सकते हैं। सबसे पहली है शारीरिक समीपता। इसमें क्या होता है कि चूंकि जो है प्राथमिक समूह में लोग बहुत नज़दीक में आमने सामने रहते हैं, आपस में उनका डेली का मिलना जुलना रहता है, आपस में अच्छे संपर्क होते हैं, एक दूसरे में सहानुभूति होती है, तो जो फिजिकली तरीके से वो लोग काफ़ी निकट होते हैं और इसलिए एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे के जो आदतों को, उनके नेचरों को समझने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती है और इसीलिए इनमें शारीरिक समीपता अर्थात प्रेम और सहयोग की भावना बनी रहती है। सेकेंड है सीमित आकार। कहते हैं परिवार का आकार जो है बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होता है, जो है परिवार जो है एक छोटे समूह के रूप में होता है और जैसे पास पड़ोस है वो भी उसका एक समूह छोटा ही है और यह क्रीड़ा स्थल। तो इस तरीके से परिवार का जो प्राथमिक समूह होता है इसका आकार जो है बहुत ही सीमित होता है, अनलिमिटेड नहीं होता, असीमित नहीं होता। द्वितीयक समूह जो है बहुत बड़ा होता है, उसका आकार बहुत बड़ा होता है। इसके बाद संबंधों की लंबी अवधि। चूँकि बचपन से लेकर काफ़ी समय तक लगातार लोगों से संबंध स्थापित होना, आना जाना, मिलना जुलना बना रहता है, इसलिए वो लोग जो है उनके जो संबंध हैं वो विच्छेद नहीं होते हैं। जो संबंध होते हैं वो काफ़ी समय तक, है ना, ये कह लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी तक भी बने रहते हैं, है ना।
तो इसकी संबंधों की अवधि जो है बहुत लंबी होती है, जिस कारण से इनमें प्रेम और सहयोग बना रहता है। अब देखिए प्राथमिक संबंधों की प्रकृति कैसी होती है। इसमें प्रकृति में देखिए नेचर ऑफ प्राइमरी रिलेशंस। सबसे पहला है लक्ष्यों में सादृश्यता। जो प्राथमिक समूह होते हैं उनके लक्ष्य जो होते हैं लगभग समान होते हैं, अर्थात वो अपने लक्ष्यों की पूर्ति मिलजुल कर आपस में सहयोग से ही करते हैं। कोई भी व्यक्ति अकेले अपने लक्ष्य की पूर्ति, अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं करना चाहता, वो बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं होते हैं और स्वहित की जगह पर उनको जो है सर्वहित की भावना उनके अंदर होती है। नेक्स्ट है संबंध स्वयं साध्य होता है। तो उनके जो संबंध हैं वो कैसे हैं, स्वयं में साध्य हैं, अर्थात संबंध ही उनके लिए सब कुछ हैं। उसके अलावा वो निजी स्वार्थ को कोई भी स्थान नहीं देते हैं और वो सदैव जो है एक दूसरे के मदद में तत्पर रहते हैं। तो इस प्रकार से संबंध स्वयं में साध्य होते हैं, साधन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है संबंध व्यक्तिगत होता है। संबंध व्यक्तिगत होता है मतलब जो संबंध होते हैं इनके जो होते हैं पर्सनल होते हैं, अर्थात वो किसी भी कार्य को करते हैं, किसी भी लक्ष्य की पूर्ति करना चाहते हैं तो स्वयं अपने हित की बात न सोचकर सभी के हित की बात को सोचकर ही वो जो है कोई भी कार्य शुरू करते हैं। तो इस तरीके से जो इनका संबंध जो होते हैं लोगों से कैसे होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं। व्यक्तिगत मतलब आमने सामने के, आप उनकी आदतों को अच्छी तरीके से पहचानते हैं और जानते हैं, उनको समझते हैं और वो आपको अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इस तरीके से संबंध इनमें जो है प्राथमिक समूह में संबंध कैसे होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं। इसके बाद संबंध सर्वांगीण संयुक्त होता है। संबंध सर्वांगीण संयुक्त होते हैं, अर्थात जो संबंध होते हैं वो सब में समान रूप से होते हैं। और परिवार जो है, कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर कोई भी ऐसी स्थान या जगह नहीं है देश में, समाज में, जहाँ पर परिवार ना होते हो, क्रीड़ा स्थल ना होते हो और पड़ोस ना होते हो। तो ये जो चीज़ें हैं संबंध की वो सर्वांगीण होती हैं, कोई व्यक्तिगत नहीं होती हैं। संयुक्त रूप से ये लोग आपस में जुड़े रहते हैं। इस तरीके से जो प्राथमिक समूह होता है। इसके बाद संबंध स्वजात होता है। स्वजात मतलब स्वयं में। संबंध जो है हम किसी के थ्रू नहीं होते, संबंध स्थापित करते हैं। स्वयं आपस में जो संबंध हमारे स्थापित होते हैं वो स्वयं के होते हैं। और वो कैसे होते हैं, जो है दूसरे के प्रति स्वार्थ न रखते हुए उनके हित को चाहने वाले ही संबंध होते हैं। इसलिए जो है संबंध जो है स्वयं जो है संबंधों का निर्माण जो है स्वयं होता है। इस तरीके से जो प्राथमिक समूह है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आता है, तो इसलिए मैंने आपको ये आज समझा दिया है। फिर यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर मिलूँगी। थैंक यू।